इस वक्त कीव में जबरदस्त हलचल है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त प्रेसिडेंशियल पैलेस में हैं क्योंकि जेलेंस्की से मिलने पहुंचे हैं फ्रांस, जर्मनी और इटली के राष्ट्राध्यक्ष। अगर यह कहूं तो जर्मन चांसलर हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और इटली के द्रागी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो देश अभी तक वॉर में खुलकर जेलेंस्की का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो जेलेंस्की की चौखट पर पहुंचे हैं और अपना सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं। असल में आज ईयू देशों के 4 टॉप लीडर्स ने कीव का दौरा किया। जर्मनी, इटली, फ्रांस, रोमानिया के नेताओं ने जेलेंस्की से मुलाकात की है। यूरोपियन यूनियन के देशों ने हथियारों की सप्लाई और रूस के खिलाफ 7वें सैंक्शन पैकेज को लेकर बात की है। मीटिंग के दौरान फूड सिक्योरिटी और यूक्रेन की ईयू मेंबरशिप को लेकर चर्चा हुई। रूस को आइसोलेट करने के लिए रशियन नेचुरल गैस इंपोर्ट करने पर पाबंदी को लेकर डिटेल में डिस्कशन हुआ। जेलेंस्की से मिलने से पहले चारों नेताओं ने कीव के पास इरपिन शहर का दौरा किया। मैक्रोन ने कहा कि हम संकट की इस घड़ी में यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हम सभी एकजुट हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि युद्ध के बाद से ही फ्रांस और यूरोप यूक्रेन और इस देश के लोगों के साथ खड़ा हुआ। इरपिन में बर्बादी के निशान देखकर मैक्रोन ने यह भी कहा कि यह वीरों की धरती है जहां बर्बरता का कलंक लगाया गया है। इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी ने कहा कि हम एक बार फिर पूरे शहर को बसाएंगे, इसे दोबारा बनाया जाएगा। एक बड़ा फैक्ट यह भी है, जो लीडर्स इस वक्त कीव में मौजूद हैं उनमें से इटली, फ्रांस और जर्मनी को यूक्रेन लगातार क्रिटिसाइज करता रहा है। यूक्रेन ने जर्मनी को हथियारों में देरी के लिए हमेशा जिम्मेदार ठहरा दिया। कुछ दिन पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन से मिस्टेक हो गई और इसके लिए उन्हें ह्यूमिलेट करना ठीक नहीं होगा। इस बयान को लेकर भी यूक्रेन ने काफी तेजी से रिएक्ट किया। लेकिन सवाल यह है कि इन सारी करवाहट के बीच अब यूरोपीय देश यूक्रेन को क्या ऑफर करने आए हैं? कहीं यह पुतिन का पीस वाला समझौता तो नहीं? यूक्रेन जंग के 113वें दिन जेलेंस्की को बड़ा सरप्राइज मिला। जिस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे थे, तब फ्रांस, इटली और जर्मनी के टॉप लीडर्स कीव की चौखट पर पहुंच गए। रोमानिया के राष्ट्रपति भी इनके साथ दिखाई दिए। सभी ने यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। यूरोप के इन नेताओं ने जेलेंस्की से गर्मजोशी से मुलाकात की। मैक्रोन ने कह दिया, यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं, जितना हो सकेगा मदद करेंगे। कीव पहुंचने के फौरन बाद मैक्रोन, ओलाफ शोल्स और मारियो द्रागी तीनों नेता इरपिन की तरफ बढ़े। ये कीव के पास वो शहर है जहां अब भी युद्ध की बर्बादी के निशान मौजूद थे। कीव ने आरोप लगाया है कि रूसी सेना ने यहां पर वॉर क्राइम्स को अंजाम दिया। मैक्रो समेत बाकी नेताओं को जंग की विभीषिका वाली तस्वीरें दिखाई गई। लेकिन इस विजिट ने कुछ सवालों को जन्म भी दे दिया। क्या यूरोप के नेता युद्ध को आगे बढ़ाने आए हैं या फिर जेलेंस्की के लिए मैक्रो पुतिन का कोई संदेश लाए? सवाल इसलिए है क्योंकि अपने कीव दौरे से ठीक एक दिन पहले ही रोमानिया के नाटो बेस से मैक्रोन ने ऐसा बयान दिया जिसने जेलेंस्की को नाराज कर दिया। मैक्रोन ने साफ साफ कहा, रूस को रोकने के लिए मदद देंगे, लेकिन शांति के लिए बात तो जेलेंस्की को ही करनी होगी। अब इस बयान को रूस के नजरिए से भी देखना होगा। कल रूस के उप विदेश मंत्री का बयान सामने आया था। उनका कहना था कि बातचीत रोकने के लिए जेलेंस्की जिम्मेदार है। लेकिन आज रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेट्रोशेव ने इससे इतर बयान दिया। उनका कहना था, रूस तो राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान चाहता है, इनके जरिए ही आक्रमण को रोका जा सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन नहीं चाहते कि ये जंग रुके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जर्मनी, फ्रांस और इटली की तरफ से कीव को मदद जरूर मिली है, लेकिन जब बात एडवांस वेपन्स की होती है तो ये देश लगातार आनाकानी करते रहे, क्योंकि इन तीनों देशों का साफ कहना था कि वो नहीं चाहते कि उनके दिए हुए हथियारों से रूस की तरफ आक्रमण हो। मगर नाटो के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन को सैन्य मदद देने का फैसला किया है, जिसके बाद बातचीत और सीजफायर की संभावना एक बार फिर कम होती दिखाई देने लगी है। सुन के आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पिछले महीने ही इटली के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा एक पीस डील का ऑफर बनाया।
रशिया और यूक्रेन के बीच में कैसे बातचीत होगी, क्या कुछ होगा, लेकिन यूक्रेन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका तक ने कहा कि यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, फ्रांस नहीं चाहता कि यूक्रेन और रूस के बीच वॉर और ज्यादा बढ़े, क्योंकि जितना जंग आगे बढ़ेगी उतना यूरोप से भी टकराव का डर बना रहेगा। इसीलिए फ्रांस पहले से ही स्मार्टली प्ले करता आया। मैक्रो पुतिन को नाराज भी नहीं करना चाहते हैं और दुनिया को यह दिखाना भी चाहते हैं कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। कीव में एमएसडी, फ्रांस का डबल गेम। सीधे प्ले ऑन करें, मैं चाहूंगा जरा प्लीज स्टिकर ऑन करें यहां पर। अब फ्रांस का जो डबल गेम है, इमानुएल मैक्रों के कीव दौरे पर क्रीमिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रांस चाहता है कि क्रीमिया पर यूक्रेन का दोबारा कब्जा होगा, फ्रेंच डेलीगेशन सोर्सेज ने कहा है। ओके, मैक्रो के साथ कीव पहुंचे फ्रांसीसी डेलीगेशन के हवाले से यह खबर आई है। क्रीमिया समेत बाकी के इलाकों को रूस से आजाद कराने में मदद करेंगे, फ्रेंच डेलीगेशन के सोर्स कह रहे हैं। होल्ड करिए यहां पर, फ्रांस क्यों चाहता है कि क्रीमिया पर वापस कब्जा हो? क्रीमिया पर अगर कब्जे की बात कर रहे हैं तो क्रीमिया का कहानी तो करीब 8 साल पुरानी है। अब उस पर कब्जे की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्रांस को पता है क्रीमिया पर कब्जा नहीं हुआ और मरियोपोल पर कब्जा हो गया, और क्रीमिया के बाद अगर ओडेसा चला गया तो ब्लैक सी में रशियन ताकत पूरे यूरोप को डोमिनेट करेगी। और इस बात से डर है मैक्रो को, इस बात का बहुत डर है। हम यूक्रेन की संपूर्ण जीत के लिए साथ खड़े हुए हैं, फ्रांसीसी अधिकारी बोल रहे हैं। जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी पर नेटो से बात करेंगे। फ्रांसीसी अधिकारी ने कहा, यूक्रेन जंग के बीच पूरे यूरोप की सुरक्षा दांव पर लगी है। फ्रांसीसी अधिकारी ये कह रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सभी के ये बयान क्या कीव से निकलने के बाद नहीं पलटेंगे? यूरोप के त्रिमूर्ति का धर्म संकट क्या है, ध्यान से देखें आप। फ्रांस, रूस के ऊपर निर्भरता। युद्ध के 100 दिनों में रूस से फॉसिल फ्यूल का 7वां सबसे बड़ा इंपोर्टर, नंबर 1। चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से, रूस से एलएनजी का सबसे बड़ा इंपोर्टर। अब यूक्रेन को मदद, 100 मिलियन यूरो के सैन्य उपकरण, सिर्फ 100 मिलियन यूरो। एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और हॉट्जियर्स। जर्मनी की बात करें, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, शोल्श। युद्ध के 100 दिनों में रूस से 12.1 बिलियन यूरो के फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट किया है। रूस से पाइपलाइन गैस का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। यूक्रेन को मदद आनी बाकी है, कमिटमेंट ज्यादा है, डिलीवरी कम है। बड़े शहरों की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम देगा, जो कि खुद उनके पास मौजूद नहीं है। बहरहाल, दुश्मन की आर्टिलरी को ट्रैक करने के लिए रेडार सिस्टम देगा, कब पता नहीं है। इटली की बात की जाए, इटली बहुत स्मार्टली खेलता है इसमें। कैसे? वो यहां पर बहुत सारे प्रॉमिसेस करता है, ना वेपन देता है, ना मदद देता है, रूस के ऊपर डिपेंडेंस रखता है और यह बोलता है कि पीस डील कर लो। युद्ध के 100 दिनों में रूस से 7.8 बिलियन यूरो के फॉसिल फ्यूल का आयात किया इटली ने। नेक्स्ट चेंज करें, रूस से क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। क्रूड ऑयल फॉसिल फ्यूल में सबसे बड़ा एलिमेंट है। यूक्रेन के करीब 60,000 लोगों को शरण दी, लेकिन कहां पर? माफिया इलाके में। यह रिपोर्ट्स आई। पोर्ट्स पर माइन की सफाई में यूक्रेन की मदद। यूक्रेन को मदद के नाम पर इटली क्या कर रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए जरा आप यहां पर, पोर्ट्स पर माइन की सफाई में यूक्रेन की मदद।